हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में शिक्षक दिवस जो है ये आपका 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसका जो है वो मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे ना, ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, ये तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। विश्व स्तर पर अगर शिक्षक दिवस पूछा जाए ना तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी किस स्थान का जो वो प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए, कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है ना, ये आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था। तो ये आपका कृष्णा जिले से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना जो है आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जहाँ पे आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम जो वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और जिनके भी नाम में आपका रेड्डी आ जाना, जैसे कि कौशल्या रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, इन सभी का भी जो संबंध है ना, ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी और इन्हें जो 1973 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जो ये संबंधित थी। तो देखिए, अगर गंगूबाई हंगल की बात कर ले तो ये जो आपका किराना घराने से संबंधित थी। तो किराना घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1973 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच जो है ये आपका किस स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो देखिए, आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये किसके मध्य खेला गया था। तो देखिए, आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मध्य जो वो खेला गया था। और इसमें जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स जो वो विजेता रहा था। और आईपीएल 2023 का जो है ये कौन सा संस्करण रहा था। तो ये आपका 16वां संस्करण रहा था। तो ये तो हो गया आपका 2023 के बारे में। अगर 2024 के बारे में पूछा जाए तो देखिए, आईपीएल 2024 ये जो आपका 17वां संस्करण रहा था। और इसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपका कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के खिलाफ जो वो खेला गया था। और इसका जो फाइनल मैच है 2024 का आईपीएल का 2024 का फाइनल मैच जो है ये कहां पर खेला गया था। तो देखिए, ये जो आपका चेन्नई के एमके जो चिदम्बरम स्टेडियम है ना, यहां पर जो आपका फाइनल मैच जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो विजेता रहा था 2024 का आईपीएल का, ये आपका केकेआर टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इसका जो वो विजेता रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का जो खिताब है ना, ये 2 टीम ने जो वो जीता है। एक तो आपका सीएसके और एक आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस और सीएसके टीम जो है आपके 5 खिताब जो इसका जीत चुका है। वहीं अगर केकेआर की बात कर ले तो देखिए, केकेआर जो है इसका 3 खिताब जो वो जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वन एमोंग यू ये जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखी है। तो देखिए, वन एमोंग यू ये जो पुस्तक है ना, ये एम.के. स्टाइलिन के द्वारा जो वो लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है ना वन एमोंग यू, ये आपका एम.के. स्टाइलिन का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है कौन सा आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था। तो देखिए ये जो आपका चौरी चौरा जो घटना हुआ था ना, ये आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो वो वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उदारीकरण ये जो आपका किस औद्योगिक नीति में जो है इसे पेश किया गया था। तो देखिए भारत में जो आपका उदारीकरण जिसे इंग्लिश में जो आपका लिबरलाइजेशन जो है वो कहा जाता है, तो देखिए भारत में औद्योगिकरण जो है ये आपका नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। तो 1991 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिकम्स, यानी जब दो समान बल वस्तु पर कार्यरत होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है ना, ये क्या हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब दो समान बल वस्तु पर कार्यरत होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है ना, यानी जो आपका नेट फोर्स होता है ना, वो आपका 0 यानी शून्य होता है। तो शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विपरीत दिशा में वस्तु पर लगने वाला समान आकार के दो बलों को जो है ये आपका बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो अभ्यारण्य है ना, ये आपका 1957 में स्थापित किया गया था और इसमें आपका एशियाई शेरों को ये जो है कब लाया गया था, तो ये आपका 1958 में जो यहाँ लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नन एज, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को जो है आपका किस रूप में जो वो जाना जाता था। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को जो है ये आपका गोमत जो है वो कहा जाता था। तो गोमत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में जो है आपका जो सबसे मूल्यवान संपत्ति है ना, ये किसे माना जाता था। तो देखिए प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है ये सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है वो माना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए वैसे यौगिक जिनमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड से जो वो जुड़ा होता है, यानी एक ही बंध से जो जुड़े होते हैं ना, उन्हें जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वो कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो किसे कहा जाता है, तो देखिए जिसमें आपके कार्बन जो भी आपके यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन आपके डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ना, उसे जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वो कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्काइंस जो है ना, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखें तो विच आपका जो ऑप्शन में दिया गया था ना, वो आपका C3H8 जो वो दिया गया था, यानी प्रोपेन जो है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो प्रोपेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्टीज, यानी अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए अस्थायी लागत पर जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, ये आपका इक्वल टू नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आई गॉट यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आई गॉट प्लेटफॉर्म को जो है ये आपके कोविड-19 महामारी के दौरान जो है इसे जो है वो आपका शुरू किया गया था। और इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य था ना, ये आपके चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों, इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो है कोविड-19 के प्रवर्धन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना था। तो ये जो आपका किससे संबंधित है ये प्लेटफॉर्म, तो ये आपका कोविड-19 से जो वो संबंधित है। तो कोविड-19 आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए भारतीय संसद से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना, ये आपके अनुच्छेद 79 से लेकर जो है 122 तक है। तो अनुच्छेद 79 से 122 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके संसद के जो वो 3 अंग होते हैं, यानी 3 अंग से मिलकर जो है ये आपका संसद जो वो बना है। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके संसद के 3 अंग होते हैं। और संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 79 से 122 में जो है संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, इसके अलावा प्रक्रिया और विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में जो है इस अनुच्छेद में जो है वो आपका बताया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 इसका जो विजेता है ना, ये कौन रहा है। तो देखिए 2022 के स्विस ओपन बैडमिंटन का जो विजेता है ना, ये पीवी सिंधु रही थी। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है ना, ये कितना प्रतिशत हुआ था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका 1.64% रहा था। तो 1.64% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से जो वो संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका नागभट्ट प्रथम जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके नागभट्ट प्रथम ही थे। यानी आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से जो आपके संबंधी थे नागभट्ट प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। और नागभट्ट प्रथम का जो शासन काल है ना, ये 730 ईस्वी से लेकर जो है 760 ईस्वी तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नागभट्ट प्रथम को ही जो है ये आपके हरिश्चंद्र के नाम से भी जो वो जाना जाता था। और नागभट्ट प्रथम जो ये किससे आपके पराजित हो गए थे, तो ये आपके राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग से जो है ये आपके पराजित हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट सेपरेट्स द यूएस एंड रसिया, यानी कौन सा जलडमरू मध्य जो है ये अमेरिका और रूस को अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जो जलडमरू मध्य है ना, ये अमेरिका और रूस को जो वो अलग करता है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो है आपका गलत दिया गया है। तो देखिए आपके 3 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि वह हिंदुओं से विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। तो ये कथन तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो आपका सही दिया गया है, क्योंकि जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, ये हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है सबसे प्रमुख प्रचारकों में से जो वो एक थे। तो ये तो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो गया। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था ना कि ये जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, ये आपके पर्शियन फारसी लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए जो है ये आपके फेमस यानी प्रसिद्ध थे। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था ना वो गलत था, क्योंकि ये जो आपके फारसी लैंग्वेज स्कॉलरशिप के जो है स्कॉलरशिप के लिए जो ये फेमस नहीं थे। तो यही वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से ये जो है किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से जो है ये आपके उस्ताद अमजद अली खान को जो वो सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके उस्ताद अमजद अली खान है ना, ये आपके सरोद वाद्यंत्र से संबंधित है। और अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1975 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1991 में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1989 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अ स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स इज कॉल्ड, यानी आपके मोलस्का के खोल के अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मोलस्का के खोल के अध्ययन को जो है ये आपका कोकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। तो कॉन्कोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मोलस्कों के शारीरिक अध्ययन अगर पूछा जाए तो देखिए मोलस्क के शारीरिक अध्ययन को जो है ये आपका मेलाकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था रुद्राज पाटिल का संबंध ये जो आपका किस खेल से है। तो देखिए रुद्राज पाटिल की बात कर ले तो ये जो आपका शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से संबंधित है।
तो शूटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रुद्राज पाटिल जो है ये चर्चा में कब आए थे, तो देखिए 2023 का जो आपका एशियन गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपके 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जो है ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते थे, तब से जो ये आपके चर्चा में रहे थे। तो शूटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगर बाबर की बात कर ले तो ये जो आपका मुगल साम्राज्य का जो ये संस्थापक था, और इसका जो वास्तविक नाम था ना ये आपका जहरुद्दीन मोहम्मद था। तो जहरुद्दीन मोहम्मद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाबर से एक एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका बाबर था ना ये आपका किस वंशज से था। तो देखिए बाबर की बात कर ले तो ये अपने पिता की ओर से जो है ये आपका तैमूर वंश का जो वो वंशज था। वहीं अगर अपनी माता की ओर से पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका बाबर था ना ये अपनी माता की ओर से जो है ये चंगेज खान का जो वो वंशज था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि बाबर कितने वर्ष की आयु में जो है ये फरगना की गद्दी पर जो वो बैठा था। तो देखिए बाबर जो है ये आपका 1494 ईस्वी में जो है 12 वर्ष की आयु में जो है ये फरगना, जिसका वर्तमान में नाम उज्बेकिस्तान है, और यहाँ का जो ये शासक बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाज रिलीजन इन असम, यानी वैष्णव धर्म द्वारा जो है असम में कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए वैष्णव धर्म द्वारा असम में जो है ये आपका जो डोल यात्रा उत्सव है ना ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्य में जो है ये मनाया जाता है। और देखिए डोल यात्रा को ही जो है ये आपका डोल पूर्णिमा या फिर डोल उत्सव या फिर देउल के नाम से भी जो इससे जाना जाता है। और ये डोल यात्रा जो है ये आपका एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम को जो वो जश्न मनाता है। और ये जो आपका त्यौहार है ना ये आमतौर पर फागुन माह की पूर्णिमा के दिन जो है ये मनाया जाता है, यानी होली से एक दिन पहले जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है, जो कि आपका वैष्णव धर्म के द्वारा जो वो मनाया जाता है। तो डोल यात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है ना ये आपका पटना के निकट बांकीपुर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो बांकीपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए बांकीपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये आपके रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG जो है इस्टेब्लिश्ड बाय विच आर्टिकल, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 148 है। तो अनुच्छेद 148 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में भारत के CAG कौन है। तो देखिए 7 अगस्त 2020 से ही जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपके भारत के वर्तमान में जो आपके CAG हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और CAG से संबंधित अगर अन्य अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अन्य अनुच्छेद में अनुच्छेद 149 जो है ये आपके CAG के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि CAG से संबंधित कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो ये आपका अनुच्छेद 149 है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 150 आपका कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये आपके CAG की सलाह पर जो वो रखा जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 150 में जो वो कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट जो है ये आपका राष्ट्रपति को जो वो सौंपा जाएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर जो है इसे रखा जाएगा। इसके अलावा किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की जो रिपोर्ट है ना ये राज्य के राज्यपाल को जो वो प्रस्तुत की जाएगी और उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष जो वो रखा जाएगा। तो ये जो आपका बात जो है ना ये आपका अनुच्छेद 151 में जो वो कहा गया है। इसके अलावा CAG से संबंधित अनुच्छेद 79 भी है जिसमें शुद्ध आय की जो गणना है ना ये CAG द्वारा प्रमाणित जो वो किया जाता है और इसका जो प्रमाण पत्र है वो अंतिम जो है वो माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये किसने शुरू किया था। तो देखिए 1927 का मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ना, ये आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका आंदोलन था ना, ये आपके निचली जाति के लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए जो है ये जो आपका आंदोलन जो वो किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो ठंड है ना, ये किस महीने में जो वो पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में जो है दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है ना, ये सबसे ठंडे महीने जो है वो माना जाता है। और इन महीनों में जो टेम्परेचर यानी तापमान जो है ना, ये कभी कभी शून्य से भी नीचे जो वो चला जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में सर्दी का मौसम जो है ये आमतौर पर नवंबर के मध्य से शुरू होकर जो है फरवरी के अंत तक जो ये आपका रहता है। और इस दौरान जो औसत टेम्परेचर रहता है ना, वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 5 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो आपका औसत तापमान जो वो रहता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मेक इन इंडिया योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मेक इन इंडिया योजना की बात कर ले तो ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी आपका विनिर्माण से जो वो संबंधित है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मेक इन इंडिया की योजना की बात कर ले तो ये जो आपका मेक इन इंडिया जो योजना है ना, ये भारत सरकार की एक योजना है। और इस योजना को जो है ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2014 में जो इसे शुरू किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को जो वो बढ़ावा देना है और देश में निवेशों को भी जो वो बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तुलसीदास बोरकर को जो है 2016 में जो है कौन सा अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए अगर तुलसीदास बोरकर की बात कर ले तो ये जो आपके हारमोनियम वाद्य यंत्र से जो वो संबंधित है और इन्हें 2016 में जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास बोरकर को जो है 2005 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर इनका वाद्यंत्र पूछा जाए तो ये आपके हारमोनियम के जो है वो वादक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से आपका कौन सा कथन जो वो गलत दिया गया है। जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स के जो है 3 आपके कथन जो वो दिए गए थे, जिसमें पहला कथन आपका दिया गया था कि मौलिक अधिकार कानून द्वारा जो वो सुरक्षित है। तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही कथन जो वो दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक जो ये वर्णित है। तो ये भी आपका मौलिक अधिकार के बारे में जो वो सही दिया गया है। तीसरा जो कथन था ना कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ना, ये आपका ब्रिटेन नहीं USA यानी अमेरिका के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सी जो होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको गलत कथन जो वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ओशियन सराउंड्स साउथ अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव के चारों ओर जो है कौन सा महासागर जो वो फैला हुआ है। तो देखिए दक्षिण ध्रुव के चारों ओर जो है ये आपका साउथर्न ओशियन यानी दक्षिण महासागर जो है ये आपका फैला हुआ है। और इसे कभी कभी जो है आपका अंटार्कटिक महासागर भी जो वो कहा जाता है। और ये जो महासागर है ना, ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप को जो वो घेरता है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नीचे जो है ये आपका स्थित है। तो दक्षिण महासागर यानी साउथर्न ओशियन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास का जो है मुख्य कारण पूछा गया था। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार प्रवास का जो मुख्य कारण रहा था ना, पुरुषों में अगर बात कर ले तो ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार रहा था पुरुषों के लिए। और महिलाओं की बात कर ले तो देखिए 2001 की जनगणना में महिलाओं के लिए जो प्रवास का सबसे मुख्य कारण जो रहा था ना, ये आपका मैरिज यानी विवाह रहा था। तो अगर पुरुष का पूछा गया था तो एम्प्लॉयमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका स्त्री का पूछा गया था, फीमेल का पूछा गया था, तो फिर आपका मैरिज जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो एक पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक को जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2000 ईस्वी में आपके जो ओडिसी नर्तक है ना केलुचरण महापात्रा, इन्हें जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा केलुचरण महापात्र के अन्य पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1966 यानी 1966 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1981 में जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इन्हें जो है 1981 में कालिदास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1989 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है भारतीय नर्तकी का नाम जो वो पूछा जाता है। तो देखिए सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो आपकी पहली भारतीय नर्तकी है ना, ये आपका सोनल मानसिंह है। और सोनल मानसिंह का जो संबंध है ना, ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सोनल मानसिंह को जो है ये आपका 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, जो कि आपका सबसे कम उम्र की जो है ये प्राप्त करता थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संकल्प गुप्ता हु इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी संकल्प गुप्ता जो हाल ही में आपके चर्चा में रहे थे, ये जो आपके किस खेल से जो वो संबंधित है। तो देखिए संकल्प गुप्ता की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के एक 71वें जो है ये आपके चेस के ग्रांड मास्टर बने थे। और ये जो आपके चेस यानी शतरंज खेल से जो वो संबंधित है। और किस राज्य से अगर पूछा जाए कि किस राज्य से हैं ये, तो ये आपके नागपुर जो है वो यानी महाराष्ट्र नागपुर से जो ये संबंधित है। तो शतरंज यानी चेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अस्पाइरो गायरा से जो है संबंधित एक प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसका प्रश्न एग्जैक्टली क्या पूछा गया था आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अस्पाइरो गायरा की अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अस्पाइरो गायरा है ना, ये आपका एक प्रकार का हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्गी है। और ये जो आपका किस में होता है, तो ये आपका आइसोगैमस यानी आइसोगैमस में होता है। और आइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके जो युग्मक यानी गैमेट जो होते हैं ना, ये आपके आकार और रूप में जो है ये आपके समान होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका स्पाइरो गायरा होता है ना, ये आपका आइसोगेमस होता है। और आइसोगेमस का मतलब ये होता है कि जो आपका युग्मक होता है ना, वो आकार और रूप में जो वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर हु वन इन 2021 फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो आपके पुडुचेरी को जो 2021 में जो आपके मुख्यमंत्री बने थे ना, जिनका नाम क्या था, तो इनका जो नाम था ना वो आपका एन रंगास्वामी था। एन रंगास्वामी जो आपके पुडुचेरी के जो आपके 7 मई 2021 को प्रधान जो आपके मुख्यमंत्री बने थे, ये जो आपके किस पार्टी से जो वो संबंधित है। तो देखिए एन रंगास्वामी की बात कर ले तो ये आपके ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से जो है वो संबंधित है। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच स्टेट कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 विथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी अगर बात करें तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य जो है मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत जो है मवेशियों के परिवहन और खपत को जो वो नियंत्रित करता है। और ये जो आपका राज्य है ना, ये आपका बांग्लादेश और भूटान के साथ जो है सीमा भी जो वो साझा करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका असम राज्य है ना, ये आपका मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत जो है ये आपके मवेशियों के परिवहन और खपत को जो वो नियंत्रित करता है। और ये जो आपका बांग्लादेश और भूटान के साथ जो है सीमा भी जो वो साझा करता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी भारत के कुल यात्री परिवहन में जो है सड़क परिवहन का योगदान जो ये कितना होता है। तो देखिए भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का जो योगदान है ना, यानी कुल यात्री यातायात का लगभग 87% होता है। और माल यातायात का जो करीब है ना, ये आपका 60% जो वो हिस्सा होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया था वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन आया था कि बुद्ध की शिक्षा में क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में आपका ब्रह्मचर्य जो वो दिया गया था। तो देखिए बुद्ध की शिक्षा में जो है ये आपका ब्रह्मचर्य जो वो शामिल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टर्टल्स बिलोंग्स टू विच क्लास,
यानी ये जो आपका कछुआ होता है ना, ये किस वर्ग का जो है ये आपका जानवर होता है? तो देखिए टर्टल्स यानी कछुआ जो है ना, ये आपका रेप्टिलिया वर्ग का जो है ये आपका जानवर होता है। तो रेप्टिलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले, पूछा जाए कि टर्टल्स यानी कछुआ जो है ये आपके किस किंगडम से जो है ये संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका एनिमिलिया किंगडम से जो वो संबंधित है। और फाइलम अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका कोर्डाटा फाइलम से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स विच गैस, यानी जब आयरन को पानी के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है ना, तो कौन सा गैस जो वो आपका निकलता है? तो देखिए जब आयरन को आपका पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है? तो वो आपका आयरन ऑक्साइड बनता है। और इसमें जो आपका हाइड्रोजन गैस जो वो रिलीज हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत किन्हें 10 लाख रुपए तक का जो है लोन जो है वो दिया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है आपके जो नॉन कॉरपोरेट यानी गैर कॉरपोरेट, इसके अलावा नॉन फार्म माइक्रो यानी गैर कृषि क्षेत्र के और जो आपके लघु और सूक्ष्म उद्यमी होते हैं ना, उन्हें जो है ये आपका 10 लाख रुपए तक का जो लोन है ना वो दिया जाता है। तो नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा माइक्रो का आपका जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है PMMY योजना के तहत जो है आपके 3 प्रकार के लोन जो है वो दिए जाते हैं। और वो 3 प्रकार के लोन कौन कौन से हैं? तो देखिए आपके जो शिशु के तहत जो है आपके 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो दिया जाता है। किशोर के तहत जो है आपको 50,000 रुपये से लेकर जो है 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाता है। और तरुण वर्ग के तहत जो है आपके 5 लाख रुपए से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक जो आपको लोन जो है वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान आया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका 31 अक्टूबर 1920 को जो है लाला लाजपत राय द्वारा इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जो वो किया गया था। तो 31 अक्टूबर 1920 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी की जो स्थापना है ना, ये आपके सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1936 में जो वो किया गया था। और ये जो आपका पार्टी था ना, ये आपके किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है ये आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है गठित एक किसान आंदोलन था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा था? ओवरऑल जो है ये आपका पूछा गया था। और ऑप्शन जो थे ना, ये आपके 3 पेयर में जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो रहा था ना, ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 11,320 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का रहा था। चंडीगढ़ का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 9,528 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और तीसरे स्थान पे जो आपका पुडुचेरी रहा था। चौथे स्थान पे आपका दमन और दीव रहा था। और 5वें स्थान पे आपका लक्षद्वीप रहा था। और 6ठे स्थान पे जो है ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो आपके 3 पेयर में दिए गए थे। तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, जिस भी पेयर में आपका ये दिया गया था ना, तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर ले, तो देखिए ओवरऑल में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका रहा था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये मात्र आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप रहा था। और तीसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेड एल्गी कैन रिप्रोड्यूस थ्रू, यानी लाल जो शैवाल होते हैं ना, ये किस प्रकार से जो वो प्रजनन कर सकते हैं?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके रेड एल्गी यानी लाल शैवाल जो होते हैं ना, ये आपके कई माध्यम से जो वो प्रजनन कर सकते हैं। और जैसे कि आपका एक वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक माध्यम से जो ये प्रजनन कर सकते हैं, इसके अलावा असेक्सुअल यानी अलैंगिक माध्यम से भी जो वो प्रजनन कर सकते हैं। और थर्ड आपका सेक्सुअल यानी लैंगिक माध्यम से भी जो है ये आपके लाल शैवाल जो है वो प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि जो आपके रेड एल्गी होते हैं ना, ये आपके वानस्पतिक रूप से जो है किस प्रकार के माध्यम से जो वो प्रजनन करते हैं। तो देखिए अगर वेजिटेटिवली की बात कर ले तो ये जो आपका विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से जो है ये अपना प्रजनन जो वो करते हैं। तो वेजिटेटिवली आपका पूछा गया था, तो फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे एसेक्सुअली के बारे में पूछा जाए तो देखिए एसेक्सुअली यानी अलैंगिक रूप से जो है ये आपके नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स यानी गैर गतिशील बीजाणुओं के माध्यम से जो ये प्रजनन करते हैं। वहीं अगर सेक्सुअल की बात कर ले तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेड एल्गी है ना, ये आपके ओगेमस, जिसे हिंदी में जो आपका क्या तो युग्मों के माध्यम से जो है ये आपके प्रजनन जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना, ये किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना, ये रिपन को माना जाता है। और रिपन को ही क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन का जो है एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसने 1882 में जो है भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को जो वो निर्धारित किया था। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना, ये रिपन को माना जाता है। तो रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। तो देखिए रजिया सुल्तान की बात कर ले तो ये जो आपका 1236 ईस्वी में जो ये गद्दी पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा था ना, ये आपका 1236 से लेकर जो है 1240 तक रहा था। तो 1236 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है असम में मकर संक्रांति के दिन जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए असम में मकर संक्रांति के दौरान जो है ये आपका माघ बिहू जो है वो मनाया जाता है। और माघ बिहू को ही जो है ये आपका भोगाली बिहू के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असम में आपके 3 प्रकार के बिहू जो है वो मनाए जाते हैं। पहला तो ये आपका मकर संक्रांति के दिन जो है ये आपका माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू जो है ये आपका जनवरी महीने में जो है वो मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर ले माघ बिहू के बारे में तो देखिए ये जो आपका माघ बिहू है ना, एक आपका एक फसल उत्सव है और इसे बड़े उत्साह और दावत के साथ जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। दूसरा जो बिहू है ना, जो आपका काती बिहू है, जिसे आपका कोंगाली बिहू या फिर कंगाली बिहू के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका बुआई के मौसम के दौरान मनाया जाता है और अच्छी फसल की प्रार्थना का त्यौहार जो है इस यानी अच्छी फसल के लिए जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका काटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू है ना, ये आपका अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और तीसरे बिहू की बात कर ले तो ये आपका बोहाग बिहू है, जिसे आपका रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये जो आपके असमिया नववर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को जो है ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू है ना, ये आपके अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ना, ये किसे दिया गया था। तो देखिए 2022 का विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये आपके रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जो वो दिया गया था। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वो तो हो गया आपका 2022 का। अगर 2024 का आपसे पूछ ले तो देखिए 2024 में विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर है ना, ये 5 खिलाड़ियों को जो वो दिया गया है। और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो पहले आपका ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को जो वो दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं में बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डन को जो ये आपका पुरस्कार 2024 में दिया गया है। 2024 में ही जो है आपके इंग्लैंड के बैट्समैन हैरी ब्रूक को भी जो ये आपका अवार्ड दिया गया है। और इंग्लैंड के ही बॉलर मार्क वुड को जो है 2024 में विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये 5 खिलाड़ियों को जो है 2024 का विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्य समाज की स्थापना, यहाँ पे समाज कर लीजिएगा, आर्य समाज के संस्थापक जो है ये कौन थे। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है बम्बई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था ना, ये आपका मूल शंकर था। और इनके गुरु का जो नाम था ना, ये आपके स्वामी विरजानंद था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज होस्ट फ्रेश वाटर इन देम, यानी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जो है मीठा पानी जो है वो पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके मीठा पानी होता है ना, ये बहुत सारे जल निकायों में जो है वो पाया जाता है। जैसे अगर बात कर ले तो देखिए ग्लेशियर्स, यानी आपके जो है ग्लेशियर में जो ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा आइस बग्स, यानी आपका हिमखंड में जो वो पाया जाता है। पॉन्ड्स यानी तालाब में भी जो आपका मीठा पानी पाया जाता है। लेक्स यानी झील में भी जो आपका मीठा पानी पाया जाता है। इसके अलावा रिवर्स यानी नदियों में भी जो है पाया जाता है। स्ट्रीम्स यानी धाराओं में भी जो है वो पाया जाता है। और ग्राउंड वाटर यानी भूजल में भी जो है या आपके मीठा पानी जो वो पाया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यदि आपने अपने कॉलेज में दो लोगों को एक समोसा विक्रेता की पिटाई करते हुए देखते हैं क्योंकि उसने जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को जो वो आहत करने के लिए कुछ कहा है, तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है आप पर लागू होता है। तो देखिए इसमें जो आपका अनुच्छेद 51A का जो है क्लोज ई जो है ये आपका लागू होता है। और अनुच्छेद 51A के क्लोज ई में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या फिर सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर जो है सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को जो वो बढ़ावा देना है। और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को जो वो त्याग करना है। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज ई में जो वो कहा गया है, तो यही अनुच्छेद जो आपका वो लागू होगा। तो ये ऑप्शन में आपका दिया गया होगा समान भाईचारे की भावना जो वो दिया गया होगा। तो ये ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके लगातार जो 11 मौलिक कर्तव्य से जो वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्यों का मैं PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जो वो पढ़ सकते हैं। या फिर मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके जो है पूरा 11 मौलिक कर्तव्य को अच्छे से जो वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी 2031 का जो आपका ODI क्रिकेट विश्व कप होगा ना, ये किस देश के द्वारा जो वो आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2031 का ODI क्रिकेट विश्व कप जो है ये आपका संयुक्त रूप से इंडिया और बांग्लादेश के देश के साथ जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया और बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ICC इवेंट की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका USA और वेस्ट इंडीज देश के संयुक्त रूप से जो आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता रहा था वो आपका भारत देश रहा था। 2025 का ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी पूछा जाए तो ये आपका पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 2026 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा संयुक्त रूप से। 2027 का ICC मेंस 50 ओवर यानी ODI विश्व कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। 2028 का जो ICC मेंस T20 विश्व कप है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया जाएगा। 2029 का ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। और 2030 का जो ICC मेंस T20 विश्व कप है ना, ये आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड देश में जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को जो वो माना जाता है। तो महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 76 है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चों ने बताया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा गया था, तो महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया
कि राज्य का जो है आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा गया था। तो देखिए राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना, ये राज्य का महाधिवक्ता होता है, यानी एडवोकेट जनरल होता है। तो देखिए अगर राज्य का पूछा गया था सर्वोच्च विधि अधिकारी तो एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो वो बताता है। तो देखिए आपका जो अनुच्छेद 54 है ना, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो वो बताता है। तो आर्टिकल 54 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, एक आपका निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो वो किया जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से सदस्य जो वो शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें आपके जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों का कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो वो शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यों के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, ये भी जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जो वो शामिल होते हैं। आप ये मत लगा दीजिएगा कि विधान परिषद के जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। विधानसभा के जो भी आपके मनोनीत या फिर निर्वाचित सदस्य होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वो शामिल नहीं होते। शामिल कौन कौन होते हैं, तो ये आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य जो वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है, जिसमें अनुच्छेद 52 में आपका कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपका जो है अनुच्छेद 52 में जो वो आपका बताया गया है संघ की कार्यकारी शक्ति ये आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। यह आपका अनुच्छेद 53 में जो वो बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद आपका 54 है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 55 में जो है ये बात जो वो कहा गया है। अनुच्छेद 56 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का वर्णन जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 56 में किया गया है। पुनः निर्वाचन की पात्रता ये जो आपका अनुच्छेद 57 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है ना, ये आपका अनुच्छेद 58 के तहत जो वो किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें जो निर्धारित की गई है ये आपका अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर अभिवचन का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 61 में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 62 में जो है ये आपके राष्ट्रपति पद की रिक्तियां भरने के लिए जो है चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्तियों के पद का कार्यकाल जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज टाडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी ये जो आपका टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाइसिकल किक ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका बाइसिकल किक जो टर्म है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से जो वो संबंधित है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने जो वो हराया था। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपका पल्लव वंश से जो वो संबंधित था। तो पल्लव वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका पुल्लुर की जो लड़ाई लड़ी गई थी ना, जो कि आपका 618 से 19 में आपका लड़ा गया था, और ये जो आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच जो वो लड़ा गया था, जो कि आपका पुल्लुर या फिर पोलियर शहर में जो वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो आपके महेंद्र वर्मन जो वो हार गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जो वो आपके विजयी रहे थे। और एग्जाम में अगर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जाए कि ये आपके किस राजवंश से संबंधित है, तो ये आपके चालुक्य राजवंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अमजद अली खान को 2001 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए अमजद अली खान को 2001 में जो है ये आपका पद्म विभूषण मिला था। तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अमजद अली खान ये जो आपके किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो ये आपके सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित है। और इन्हें जो आपका 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इससे पहले आपका प्रीवियस
प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उन्हें जो है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में मिला था। इसके अलावा अगर अमजद अली खान की बात कर ले तो इन्हें 1989 में तानसेन सम्मान से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। 1991 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महानदी डेल्टा पर कौन सा आपका जो है नेशनल वाटरवे है। तो देखिए महानदी डेल्टा पर जो है ये आपका नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, तो नेशनल वाटरवे 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो आपका ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ले, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है और ये जो आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेशनल वाटरवे 2 की बात कर ले तो ये जो आपका सदिया से धुबरी तक स्थित है और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवे 3 की बात कर ले तो ये जो आपका कोल्लम से कोट्टापुरम तक स्थित है और ये जो आपका पश्चिमी तट नहर और चंपारण नहर पर जो वो आपका स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात कर ले तो ये जो आपका काकीनाडा से जो है पुडुचेरी तक स्थित है और ये जो आपका बकिंगम नहर पर जो वो स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दूध से दही जमना, ये जो आपका किस प्रकार का जो वो परिवर्तन है। तो देखिए दूध से दही जमना ये जो आपका केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन है, तो केमिकल रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बीटरूट इज पिंकिश रेड इन कलर विच इज ड्यू टू, यानी जो चुकंदर का जो रंग है ना, ये आपका गुलाबी या फिर लाल जो है ये किसके कारण होता है। तो देखिए बीटरूट यानी चुकंदर का जो आपका गुलाबी या फिर लाल जो रंग होता है ना, ये आपके बेटानीन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी बेटानीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।